समुद्र कभी बूढ़ा नहीं होता। मार्क ट्वेन के ये शब्द हैं और शायद ये बिल्कुल सही कहते हैं समंदर के उस अनंत आकर्षण और चुनौती के बारे में जो हमेशा से इंसानी जज्बे को ललकारता आया है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही असाधारण समुद्री यात्रा, एक ऐसे ही जज्बे की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की 10 जांबाज महिला अधिकारियों की। उन्होंने समुद्र प्रदक्षिणा नाम के एक, कहना चाहिए, ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की है। हाँ, ऐतिहासिक तो है ही। हमारी आज की जो बातचीत है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस लेख के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसके सबसे अहम पहलुओं को समझें। जरूर। और देखिए, ये सिर्फ एक रोमांचक समुद्री सफर की कहानी नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अहमियत रखती है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि इसमें नारी शक्ति, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा सेवाओं में जो जॉइंटनेस की बात होती है, समन्वय और विज्ञान जैसे कई महत्वपूर्ण विषय एक साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, कई सारे पहलू हैं इसमें। और जाहिर है देश दुनिया में क्या हो रहा है इसमें रुचि रखने वाले हर किसी के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे ये 10 महिलाएं इतिहास रचने निकली हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्या है ये समुद्र प्रदक्षिणा अभियान और क्यों इसे इतना खास माना जा रहा है। चलिए इसी पर शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये अभियान जैसा आपने कहा कई मायनों में ऐतिहासिक है। इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो गुरुवार को हुई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। अच्छा, वर्चुअल फ्लैग ऑफ हुआ। जी हाँ। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये भारत की पहली त्रिसेवा थल सेना, नौसेना और वायुसेना की पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किए जाने वाली विश्व परिक्रमा नौकायन एक्सपीडिशन है। पहली त्रिसेवा और सर्व महिला, ये दोनों बातें इसे खास बनाती हैं। हाँ, त्रिसेवा और सर्व महिला, ये दो चीजें ही इसे अपने आप में बहुत खास बना देती हैं। जरा सोचिए इसके पैमाने के बारे में। 10 महिला अधिकारी हैं एक भारत में ही बनी हुई नौकायन पोत पर, और लगभग 9 महीने 9 महीने वो समुद्र की लहरों पर बिताने वाली हैं। 9 महीने? हाँ, इस दौरान वो करीब 26,000 समुद्री मील, यानी आप समझ लीजिए लगभग 48,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करेंगी। 48,000 किलोमीटर? जी। तो ये महज एक यात्रा नहीं है, ये तो मानवीय सहन शक्ति की, टीम वर्क की और इच्छा शक्ति की एक अविश्वसनीय परीक्षा होने वाली है। 9 महीने समंदर के बीच बस अपनी टीम और अपनी नाव के भरोसे। 9 महीने और 48,000 किलोमीटर, ये आंकड़े तो सुनने में हैरान कर देते हैं। हफ्तों तक शायद जमीन भी ना दिखे। ये मानसिक और शारीरिक रूप से कितना मुश्किल होगा, कल्पना करना भी कठिन है। हाँ, बिल्कुल। इस यात्रा के रूट के बारे में और वो जो मुश्किलें आपने कही उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे जिनका सामना इन अधिकारियों को करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से ये कोई आसान सफर तो नहीं होने वाला। मुंबई से निकलने के बाद ये दल 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेगा। ये किसी भी विश्व परिक्रमा की एक तरह से बुनियादी शर्त होती है। अच्छा। फिर उन्हें दुनिया के 3 महान और कहना चाहिए काफी कुख्यात केप्स, दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप, ऑस्ट्रेलिया का केप ल्यूविन और दक्षिण अमेरिका का केप हॉर्न, इनका चक्कर लगाना होगा। ये रास्ते नाविकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में गिने जाते हैं। इन केप्स को इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? क्या खास बात है इनमें? देखिए, ये वो जगह हैं जहां विशाल महासागरों की बहुत शक्तिशाली धाराएं आकर मिलती हैं, खासकर जो दक्षिणी महासागर का ठंडा पानी है और अटलांटिक या प्रशांत महासागर का जो थोड़ा गर्म पानी है वो। अच्छा। इस मिलाप से क्या होता है कि मौसम बहुत अस्थिर हो जाता है। अचानक से भयानक तूफान आ सकते हैं, हवा की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है और सबसे खतरनाक होती हैं वो विशालकाय लहरें जिन्हें रोग वेव्स भी कहते हैं। हाँ, सुना इनके बारे में। हाँ, वो सामान्य लहरों से कई गुना ऊंची और बिल्कुल अप्रत्याशित हो सकती हैं। अब एक 50 फुट की नाव के लिए ऐसी लहरों का सामना करना बहुत जोखिम भरा होता है। सही बात है। इसके अलावा उन्हें दक्षिणी महासागर के बर्फीले पानी और वो जो कुख्यात ड्रेक पैसेज है, हाँ, ड्रेक पैसेज, जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच का रास्ता है, उससे भी गुजरना होगा। यहाँ पर जमा देने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। उन्हें रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, अक्षांशों के नाम से भी जानते हैं। हाँ, हाँ। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बर्फीला तूफान आ सकता है।
फिर वो अलगाव, मतलब बिल्कुल अकेले होना और लगातार बदलते मौसम से जूझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती भी होगी। वाकई, ये तो सिर्फ नाव चलाने के कौशल की परीक्षा नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की भी चरम परीक्षा लगती है। जरा सोचिए, जब हम अपने घरों में आराम से बैठे होंगे, ये महिला अधिकारी शायद अंटार्कटिक की उन बर्फीली हवाओं और विशाल लहरों का सामना कर रही होंगी। बिल्कुल। अच्छा, इतनी लंबी यात्रा है, तो क्या कहीं रुकने की भी योजना है? मतलब रसद के लिए, मरम्मत के लिए जरूरत तो पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। इस यात्रा में 4 मुख्य बंदरगाहों पर रुकने की योजना है। ये बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया में फ्रेमेंटल, न्यूजीलैंड में लिटेल्टन, अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और फिर दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन। अच्छा, 4 स्टॉप्स हैं। जी। इन पड़ावों पर नाव की जो भी जरूरी मरम्मत वगैरह है वो की जाएगी, साथ ही खाने पीने और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई भी ली जाएगी। और इन पड़ावों का एक और महत्व भी होता है। क्या? ये स्थानीय लोगों और अधिकारियों से मिलने जुलने और भारत की तरफ से एक सद्भावना का संदेश देने का अवसर भी देते हैं। पूरी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके इस दल के मई 2026 तक मुंबई वापस लौटने की उम्मीद है। मई 2026 काफी लंबा अभियान है जी। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने संबोधन में इस अभियान को सिर्फ एक समुद्री सफर नहीं कहा था। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक साधना और अनुशासन व इच्छा शक्ति की यात्रा बताया था। जी हाँ, कहा था। उन्होंने इसे नारी शक्ति, सामूहिक ताकत, तीनों सेनाओं की एकता और संयुक्तता, आत्मनिर्भर भारत और भारत की सैन्य कूटनीति व वैश्विक दृष्टि, इन सब का प्रतीक बताया। ये शब्द काफी वजनदार लगते हैं। बिल्कुल। क्या आप इन प्रतीकात्मक अर्थों को थोड़ा और खोलकर समझा सकती हैं? मतलब इनका असल में क्या महत्व है? जरूर जरूर। ये सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं है, इनके गहरे मायने हैं। पहला, जैसा आपने कहा, नारी शक्ति। हाँ। ये अभियान सिर्फ महिला सशक्तिकरण का एक नारा भर नहीं है। ये दिखाता है, वो भी रक्षा सेवाओं जैसे इतने चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में, कि महिलाओं में शारीरिक और मानसिक क्षमता कितनी है, उनका नेतृत्व कौशल कैसा है, उनका संकल्प कितना दृढ़ है। ये एक जीवंत प्रमाण है। सही। ये दिखाता है कि महिलाएं उन भूमिकाओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं जिन्हें पारंपरिक तौर पर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है। तो ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत ठोस संदेश है। बिल्कुल। और वो जॉइंटनेस या संयुक्तता का क्या मतलब है यहाँ? जॉइंटनेस का मतलब है तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल, संसाधनों का साझा इस्तेमाल और एक एकीकृत कमांड की तरफ बढ़ना। देखिए, भविष्य की जो लड़ाइयाँ या सुरक्षा चुनौतियां हैं, वो कोई एक सेना अकेले नहीं लड़ सकती। उनमें आपसी तालमेल सबसे जरूरी होगा। ये अभियान, जिसमें तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, इसी एकीकृत सोच का एक शानदार प्रैक्टिकल उदाहरण है। हाँ, ये बात तो है। जैसा रक्षा मंत्री जी ने कहा भी, जब सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता की भावना होती है तो सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी लगती है। ये अभियान उसी भावना को मजबूत करता है। और आत्मनिर्भर भारत वाला पहलू वो कैसे जुड़ता है? वो जुड़ा है इस अभियान में इस्तेमाल हो रही नाव से। जिस पोत पर ये दल निकला है, ISV त्रिवेणी, वो भारत में ही बनी है। अच्छा। जी। ये दिखाता है कि भारत अब रक्षा और नौकायन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन रहा है। ये सिर्फ एक नाव नहीं, ये भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता का प्रतीक है। इस पर हम अभी और बात करेंगे। तो ये अभियान एक साथ कई संदेश दे रहा है। महिलाओं की क्षमता, सेनाओं का तालमेल और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता। बहुत बढ़िया। आपने ISV त्रिवेणी का जिक्र किया। इस नाव के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। जब आत्मनिर्भरता की बात हुई है तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है। जी हाँ, ISV त्रिवेणी का पूरा नाम है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल त्रिवेणी। ये एक 50 फुट लंबी, काफी आधुनिक सेलिंग यॉट है। इसे खास तौर पर लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए ही डिजाइन किया गया है। और जैसा मैंने कहा, इसकी सबसे खास बात यही है कि इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है। पुडुचेरी में एक कंपनी है, एक्वेरियस शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, उसने इसे बनाया है। अच्छा, पुडुचेरी में? जी। ये प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का विजन है, उसका एक सीधा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक शायद ऐसी एडवांस नावों के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता, लेकिन अब हम इन्हें अपने देश में ही बना रहे हैं। सही। इससे न केवल हमारी तकनीकी क्षमता दिखती है,
बल्कि लागत भी कम होती है और अपने देश के उद्योग को बढ़ावा मिलता है। ये वाकई गर्व की बात है। अब बात करते हैं उन 10 महिला अधिकारियों की जो इस स्वदेशी नाव पर सवार होकर इतिहास रचने निकली हैं। इतनी बड़ी चुनौती के लिए उनकी तैयारी भी मतलब असाधारण रही होगी। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है उन्हें? बिल्कुल असाधारण तैयारी। इन महिला अधिकारियों ने पिछले 3 साल सिर्फ इसी मिशन की तैयारी में बिताए हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत और प्लानिंग है। 3 साल? हाँ, शुरुआत हुई छोटी क्लास बी नावों पर। पहले तटीय यात्राएं की, फिर थोड़ी अपतटीय यात्राएं, जैसे मुंबई से गोवा, मुंबई से लक्षद्वीप, मुंबई से कोची। ऐसी कई छोटे समुद्री यात्राओं में इन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, ताकि वो समुद्र के हालात और नाव चलाने की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। धीरे धीरे उनका अनुभव और कौशल बढ़ता गया और फिर अक्टूबर 2024 में जब ये नई क्लासें यॉट ISV त्रिवेणी नौसेना को मिली, तो उनका प्रशिक्षण इस बड़ी और ज्यादा जटिल नाव पर केंद्रित हो गया। इस ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल था? एडवांस्ड नौकायन तकनीकें, मुश्किल मौसम में नाव को कैसे संभालना है, नेविगेशन, संचार प्रणाली का इस्तेमाल, आपातकालीन स्थितियों से निपटना, जैसे मान लीजिए कोई पानी में गिर गया, मैनोवो बोर्ड या कोई उपकरण खराब हो गया। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्राथमिक उपचार और सबसे महत्वपूर्ण, एक टीम के रूप में सीमित संसाधनों के साथ लंबे समय तक समुद्र में कैसे रहना है, ये सब इसमें शामिल था। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कठिन ट्रेनिंग थी। समझा जा सकता है। और इस टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? क्या हम इन अधिकारियों के बारे में कुछ और जान सकते हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में शायद? जी, इस दल का नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर। वो भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी EME कोर से हैं। अच्छा, आर्मी से हैं लीडर? हाँ, और जो उपनेता हैं वो हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा P राजू, जो भारतीय वायुसेना की शिक्षा शाखा से हैं। तो ये लीडरशिप स्ट्रक्चर ही देखिए, जॉइंटनेस का एक और उदाहरण है। सही कहा, एक आर्मी से एक एयरफोर्स है। बिल्कुल। टीम के जो बाकी सदस्य हैं उनमें थल सेना से मेजर उमिता डालवी, आर्मी एयर डिफेंस, मेजर करमजीत कौर, EME, कैप्टन प्रजक्ता P निकम, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, कैप्टन दाउली बुटोला, आर्मी सर्विस कोर शामिल हैं। नौसेना से लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसाई, लॉजिस्टिक्स हैं, और वायुसेना से विंग कमांडर विभा सिंह, लेखा शाखा, स्क्वाड्रन लीडर अरुवी जयादेव, लेखा शाखा, और स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी, मौसम विज्ञान शाखा शामिल हैं। काफी विविधता है टीम में। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये दल न केवल तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि अलग अलग विशेषज्ञता वाली शाखाओं से भी अधिकारी इसमें शामिल हैं। ये विविधता टीम को और मजबूत बनाती है। ये जानना वाकई प्रेरणा देता है कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि और सेवाओं के महिला अधिकारी एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ आई हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सिर्फ साहस और टीम वर्क की कहानी नहीं है। इसमें विज्ञान का भी एक अहम पहलू जुड़ा हुआ है। ये बात इसे और भी दिलचस्प बना देती है। जी हाँ। क्या आप इस वैज्ञानिक मिशन के बारे में और बता सकती हैं? हाँ, ये इस अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं आज के समय के हिसाब से जरूरी पहलू है। ये दल सिर्फ दुनिया का चक्कर ही नहीं लगा रहा है, बल्कि वे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO, हाँ NIO गोवा वाला, जी, जो गोवा में स्थित CSIR की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, उसके सहयोग से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा भी इकट्ठा करेंगे। ये एक तरह से सिटीजन साइंस का भी बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां एक एडवेंचर अभियान वैज्ञानिक खोज में मदद कर रहा है। किस तरह का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और इसका क्या महत्व है? प्लास्टिक की मौजूदगी का अध्ययन करना। माइक्रोप्लास्टिक? हाँ, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। माइक्रोप्लास्टिक मतलब प्लास्टिक के वो 5 मिलीमीटर से भी छोटे कण जो हमारे महासागरों में हर जगह फैल चुके हैं और समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। ये कण समुद्री जीव निगल लेते हैं और फिर फूड चेन के जरिए इंसानों तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये दल अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों से पानी के नमूने इकट्ठा करेगा, जिनका विश्लेषण फिर NIO के वैज्ञानिक करेंगे। इससे हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का स्तर क्या है, इसका बेहतर अंदाजा मिलेगा। अच्छा, और दूसरा, वे यात्रा के दौरान मिलने वाले अलग अलग समुद्री जीवों का, खासकर स्तनधारी जीवों जैसे व्हेल और डॉल्फिन का दस्तावेजीकरण करेंगे। मतलब उन्हें कहाँ देखा, किस समय देखा, उनका व्यवहार कैसा था, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा।
ये समुद्री जैव विविधता को समझने में मदद करेगा। समुद्री मौसम संबंधी डेटा भी इकट्ठा करेंगे, जो मौसम के पूर्वानुमान के जो मॉडल होते हैं उन्हें बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इन सब के जरिए ये अभियान समुद्री स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये दिखाता है कि कैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स और अभियानों को बड़े वैज्ञानिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों से जोड़ा जा सकता है। ये वाकई एक अनोखा संगम है एडवेंचर और साइंस का। ये इस अभियान को एक अलग ही गहराई देता है। अब अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो क्या भारतीय नौसेना या सशस्त्र बलों में इस तरह के साहसिक समुद्री अभियानों का कोई इतिहास रहा है? क्या ये अपनी तरह का पहला ही प्रयास है? नहीं, भारतीय नौसेना का समुद्री नौकायन में खासकर लंबी दूरी के अभियानों में एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। विश्व परिक्रमा की बात करें तो सबसे चर्चित उदाहरण है INSV तारिणी का। हाँ, तारिणी का नाम सुना है। जी, 2017 में नौसेना की 6 महिला अधिकारियों के दल ने लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में इसी तरह की एक स्वदेशी नाव INSV तारिणी पर सफलतापूर्वक विश्व परिक्रमा पूरी की थी। वो भी एक सर्व महिला अभियान था और उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। हाँ, मुझे याद है INSV तारिणी का अभियान काफी सुर्खियों में रहा था। बिल्कुल। और अभी हाल ही में इसी साल मई 2025 में नौसेना की ही 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने INSV तारिणी पर ही एक और विश्व परिक्रमा पूरी की। अच्छा, दोबारा? हाँ, उनकी यात्रा इस मायने में और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी कि उन्होंने इसे डबल हैंडेड मोड में किया। मतलब सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर पूरी नाव संभाली। सिर्फ 2 लोग? हाँ, और साथ ही उन्होंने ये यात्रा बिना रुके, नॉन स्टॉप और बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा पर निर्भर रहते हुए पूरी की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जबरदस्त। तो ISV त्रिवेणी का ये समुद्र प्रदक्षिणा अभियान उन सफलताओं की अगली कड़ी है, लेकिन ये इस मायने में अलग है और नया मानक स्थापित कर रहा है कि ये पहला त्रिसेवा सर्व महिला अभियान है जिसमें तीनों सेनाओं की अधिकारी शामिल है। साथ ही इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान का पहलू भी मजबूती से जुड़ा है। तो ये भारत की समुद्री यात्रा और साहसिक अभियानों के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक ऐतिहासिक त्रिसेवा सर्व महिला विश्व परिक्रमा अभियान है। स्वदेशी नौका ISV त्रिवेणी पर किया जा रहा है। ये भारत की आत्मनिर्भरता, तीनों सेनाओं के बीच बढ़ते समन्वय यानी जॉइंटनेस, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं और सबसे बढ़कर नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। बिल्कुल सही। UPSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विषय कई नजरियों से महत्वपूर्ण है। जी। जैसे मुख्य परीक्षा के लिए GS पेपर 1 में समाज और महिला सशक्तिकरण पर लिखते हुए GS पेपर 2 में शासन व्यवस्था और नीतियां, जैसे रक्षा नीति में जॉइंटनेस पर, GS पेपर 3 में रक्षा प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भर भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण। इन सब मुद्दों पर लिखते समय इस अभियान का उदाहरण दिया जा सकता है। एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है। यस, बिल्कुल। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए ISV त्रिवेणी क्या है, NIO का क्या काम है, अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है, मुख्य रूट और वो केप्स कौन से हैं, INSV तारिणी जैसे पिछले अभियान, ये सब तथ्यात्मक जानकारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। सही कहा। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ समंदर की लहरों को जीतना नहीं है, ये सीमाओं को तोड़ना है। ये दिखाना है कि भारतीय महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं, चाहे वो जमीन पर हो, आसमान पे हो या फिर गहरी समुद्र में। बिल्कुल। ये अभियान निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए, खासकर युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये बदलते भारत, सशक्त होती महिलाओं और हमारे बढ़ती तकनीकी और सामरिक क्षमताओं का प्रतीक है। जी हाँ। हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित हमारी ये जो विस्तृत चर्चा हुई, ये जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी और आप ऐसे ही समसामयिक विषयों पर गहरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो कृपया इसे पसंद करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, खासकर उनके साथ जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जरूर शेयर करें। और अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु मैं छोड़ना चाहूंगी। जैसा कि हमने चर्चा की, ये अभियान समुद्री पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखता है। इसमें माइक्रोप्लास्टिक और समुद्री जीवन का अध्ययन शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह के जो हाई प्रोफाइल साहसिक अभियान होते हैं, उनका इस्तेमाल उनके रोमांचक पहलू के साथ साथ जो वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियां हैं,
जैसे कि व्यापक समुद्री प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन, उनके प्रति हमारी जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसको और ज्यादा प्रभावी ढंग से उजागर करने के लिए किया जा सकता है? अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या सिर्फ डेटा इकट्ठा करने और जागरूकता फैलाने से आगे बढ़कर ऐसे मंच वैश्विक नीतिगत बदलावों और तुरंत कार्रवाई के लिए दबाव बनाने में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है कि कैसे एडवेंचर को एक्टिविज्म से और प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए।